तो तारीखों का ऐलान, किसका क्या प्लान, 17 मेयर सीटें और सीटों पर समीकरण। खबरें और खबरों के बीच खबर यह भी कि बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है और प्लान के मुताबिक 80% मेयर की जो सीटें हैं उसमें मेयर प्रत्याशी है, उनकी टिकट पर संकट है। यानी 14 में से 11 मेयर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी और कई मेयर प्रत्याशियों के टिकट कट सकते हैं, यानी कि तलवार है उस पर। वैसे यह साफ हो चुका है कि 4 मई को पहले चरण का चुनाव होगा और पहले चरण में 37 जिले, 10 निगम और 129 नगर पालिकाओं से साथ साथ लगभग 289 नगर पंचायतें इसमें शामिल होंगी। खबरें कई हैं और खबरों के बीच में खबर यह भी है कि लखनऊ मेयर टिकट पर राजनाथ सिंह खुद फैसला ले सकते हैं और पार्षदों की टिकट पर दिनेश शर्मा की अहम भूमिका रहेगी। मगर इसके साथ साथ गोरखपुर मेयर सीट पर मुख्यमंत्री खुद फैसला लेंगे। वाराणसी का फैसला दिल्ली से होगा मेयर की टिकट पर। खबरों में कितना दम है ये तो मालूम नहीं, लेकिन खबरें सियासी अटकलबाजी और उस बीच खबर ये कि मुरादाबाद पर खुद मेयर के टिकट पर भूपेंद्र चौधरी फैसला लेंगे। ऐसे तमाम खबरें इस वक्त सियासी गलियारों में तैर रही हैं। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीएसपी ने अतिक परिवार से किनारा कर लिया। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे तारीखों का ऐलान, अब किसका क्या प्लान। तो आखिरकार उन तारीखों का ऐलान हो गया जिसका यूपी की आवाम को बेसब्री से इंतजार था। निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद अब सभी दल निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद सभी बस यही जानने के लिए बेताब थे कि आखिरकार कब शहर की सरकार के लिए जंग होगी, कब और राजनीतिक दलों के महायोद्धा एक दूसरे के सामने होंगे और अपना पराक्रम दिखाएंगे। रविवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीखों का ऐलान कर ही दिया। 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। पार्टियों की तरफ से इस दंगल की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। आपको बता दें, इस शहरी दंगल में 16 निगमों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी निकाय में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है और सत्ता में होने की वजह से उस पर ज्यादा दबाव है। ऐसे में बीजेपी के आला कमान की तरफ से राज्य और दिल्ली में बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। यहां तक कि सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही निकाय के चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो किसमें कितना दम? मेयर की सीटों पर समीकरण बिठाने में जुटे हैं तमाम राजनीतिक दल। सपा, बीएसपी, बीजेपी की साख वैसे ज्यादा दांव पर लगी है। एक तो सत्ता दल, दूसरा जो मेयर की जो सीटें हैं उस पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भुवन जोशी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और बीजेपी की तरफ से प्रशांत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए, माफ करेगा। कृष्ण मोहन जी कैसे हैं आप? जी नमस्ते, बहुत बढ़िया। ये कृष्ण मोहन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये चर्चाएं बहुत हैं, इन चर्चाओं में कितना दम है ये तो मालूम नहीं, लेकिन आप कुछ पर्दा हटाएंगे तो कुछ संशय दूर होगा। खबर यह है कि बीजेपी 80% मेयर के टिकट काट सकती है, यानी 14 में से 11 मेयर के विकेट गिर सकता है। सच है क्या? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक, उस तरह का संवैधानिक संगठन और
एक सांगठनिक संगठन है हाँ। जहाँ पे कि एक एक व्यक्ति का विचार सर्वोपरि होता है, क्योंकि संगठन इस बात को तय करता है कि कौन कहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब व्यक्ति ये नहीं हुआ कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही मेयर की, एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में आपने कहा कि भैया चलिए टिकट काट दीजिए इनका, बात खत्म? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी या ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का अगर संगठन का दल है, जो संगठन तय करेगा, हमारा उच्च संगठन उसी संगठन तय करेगा। नहीं, उसके आगे अगर बढ़ेंगे। टिकट कटता है तो इसका मतलब तो यही जाएगा ना कि मेयर ने काम नहीं किया इसलिए टिकट काट दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट कटना ना कटना ये संगठन तय करेगा, ये व्यक्ति विशेष को तय करेगा। और नहीं, ये वो हमारे बात विशेष बिल्कुल सही है संगठन आपकी, से- व्यक्ति विशेष कभी तय नहीं करता, आपके यहाँ तो संगठन सर्वे पर ही है ना। तो मैं आपसे यही बिल्कुल। पूछ रहा था कि क्या वाकई में अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि खबर झूठी है, 14 में से 11 मेयर प्रत्याशी के टिकट बदल सकते हैं, खबर झूठी है? बिल्कुल। अभी ये कैसे तय हो सकता है? ये अभी तो तय ही नहीं हुआ है। ये अपने तो मन से मतलब कोई- किसी मेयर का टिकट नहीं कटेगा? ये पूरे में एक बात को दोहरा रहा हूँ कि कटना ना कटना ये 30% का काम है, उसको तय करेगा। वो आगे बैठकर बैठकों में तय होगा। आज ही ये तय कर देगा कि किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा, 80% कट जाएगा। ये सोचने एक भ्रम है, उस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ओके भुवन जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? वो कह रहे हैं संगठन सर्वे पर ही, हमारे यहाँ कोई परिवार से जुड़ा हुआ कोई फैसला थोड़ी ना लेता है, संगठन बैठता है, तय करेगा। अगर मेयर ने अच्छा काम किया हुआ टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। आपके यहाँ क्या प्लान है? मैं जो परिवार की बातें भारतीय जनता पार्टी और कुछ हमारे मीडिया के साथी चलाने का काम करते हैं, हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी माननीय अखिलेश यादव जी का परिवार है और समाजवादी पार्टी का परिवार है। हम लोग 30 करोड़ लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीरता से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये जो चुनाव लेट हो रहा है केवल भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के कारण हो रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले चुनाव इस प्रदेश में नहीं, हो अब वो जाने थे। गुजर गया, वक्त गुजर गया। मुद्दे पे अब जो वर्तमान है उस पर चर्चा करते हैं ना। मैं आपका अब प्लान उसी क्या विषय है? पर- वो तो कह रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग टिकट कटेगा, हमारे यहाँ तय है, जो काम करेगा वो टिकेगा। आपके यहाँ क्या प्लान है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी चुनाव होता है या युद्ध होता है, उसमें जो सैनिक जाते हैं उनका जिसका मनोबल ऊंचा होता है। मैनपुरी के चुनाव के बाद और खतौली के उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मनोबल ऊंचा है। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इससे कार्यकर्ता जो पहले से ही बूस्टअप है, उसका नहीं, बूस्टअप बहुत केशव ज्यादा बढ़ प्रसाद गया है। मौर्य जी के आने के बाद कहीं ऐसा ना हो ना कि एसिड है वो लाइबिलिटी है, यही नहीं समझ में आ रहा अभी। कि पहली बात तो केशव प्रसाद मौर्य जी का हमारी पार्टी में कोई है ही नहीं। केशव प्रसाद किसकी बात कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, माफ करिएगा। हाँ, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी जैसे अन्य लोग हैं इस पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है। मैं आप बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलाने का काम करते हैं। वो रास्ता वो भी तो दिखा रहे हैं ना। स्वामी जी कहते हैं कि जहां मैं खड़ा हो जाता हूं वहीं पे जो है लाइन शुरू हो जाती है, और वहीं पर जो है हम जो खड़े हो जाते हैं सत्ता उसी के पास होती है। हमने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने जो है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने जो है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो कोई ना कोई आधार तो होता है ना, जब इतनी लंबी मतलब कोई ऐसी बात बोलता है तो। लेकिन मैं बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि जो माननीय अखिलेश यादव जी जो लाइन पार्टी में हम जैसे कार्यकर्ताओं को देते हैं, हम उस पर चलने का काम करते हैं। कौन क्या कह रहा है इस पे ना तो मैंने आज तक किसी की अच्छा, तो मतलब जो कुछ स्वामी करी जी है। कह रहे हैं आप उनके बयानों पर यकीन नहीं करते? नहीं, बयानों पे यकीन का मतलब मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता। ये मेरा सार्वजनिक जीवन है 28 साल का, मैं कभी किसी के बयानों नहीं, पर तो मैं टिप्पणी आपको करता। थोड़ा कह रहा हूं जो वो नारे मंच पर लगाते हैं कि आप लगाओ। जोशी जी, आपसे देखिए, थोड़ा हम- कहूंगा, मैं तो स्वामी जी के देखिए- उन बयानों का जिक्र थोड़ा ना कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि देखिए- ये जो मसला है वो एसिड है या लाइबिलिटी है? मैं इतना मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी में हमारे एकमात्र नेता माननीय अखिलेश यादव जी है। बाकी कोई नेता है, कार्यकर्ता है, सब सामान्य है। सर, आप लेकिन, उनको नेता कार्यकर्ता मानते हैं सर? देखिए, मैं इतना सर, वो कहना चाहता मुख्यमंत्री हूं, बनाते हैं। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, हम केवल माननीय अखिलेश यादव जी के बताए मार्ग पर चलने का काम करते हैं। हम एक मतलब कुल सामान्य मिला के कार्यकर्ता उनके आने से कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, उन पे कोई टिप्पणी नहीं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। ओके, शैलेंद्र जी, सुना आपने बीजेपी की अलग रणनीति, सपा की अलग रणनीति। अब एक रणनीति और भी आई है बीएसपी की, बोले कि ना बाबा ना, अतीक परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। बहन जी ने साफ कर दिया किसी को टिकट नहीं मिलेगा उनके परिवार से। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अतीक तो मुद्दा है, था और रहेगा।
तो क्या लगता है आपको कि क्या दिखाई दे रहा है निकाय चुनाव में? इस तरह से और भी सहायक चुनाव हो तो उसमें आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी का परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा होता है और वो इस पोजीशन में होते हैं कि हर उन लोगों को वो प्रभावित कर ले जाते हैं जो लोग उस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे कर्मचारी अधिकारी के रूप में हो, चाहे वोटर के रूप में हो, चाहे वोटर को लाने वाले लोगों के रूप में हो, चाहे वोटर को रोकने वाले लोगों के रूप में। सत्ता के इर्द गिर्द और सत्ता के इशारे पर सब कुछ चलता है, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, कोऑपरेटिव का हो, सब में दिखता है। बहुत सारे में ये बहुत नोन फैक्ट है और एकदम इसमें कोई बहुत किसी एक पार्टी को आप कोई क्लीन चिट नहीं दे सकते। जब सपा की सरकार थी तब ये इनके जो विभागीय मंत्री होते थे वो तय करते थे कि कहाँ कौन पंचायत अध्यक्ष होगा और कौन स्थानीय निकाय में आएगा। मायावती जी के समय भी उनकी पार्टी के लोग ही तय कर सकते थे और यही चीज भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हो रहा है। कोई नई चीज होने नहीं जा रही। नई चीज ये हो रही है कि बसपा ने ये कहा कि ठीक है अतीक का नाम और नहीं, चर्चाएं शैलेंद्र जी ये हैं कि क्या वाकई में जो प्रत्याशी हैं, जो मेयर 14 में से 11 टिकट जो हैं वो बदले जा सकते हैं बीजेपी के? देखिए वही बात अभी जो पांडे जी ने कहा कि ये हमारी पार्टी तय करेगी, कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं कर सकता। वहां पर खींच रहती है, हर कोई अपनी लॉबिंग करता है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी तैयारी का प्रदर्शन करता है और उसमें जिसकी लह जाती है उसको मिल जाता है। तो यही चीज इस बार भी होगी क्योंकि सत्ता है तो जिसको टिकट मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी, उसका 90% तो मान चले कि मेयर बनना बिल्कुल तय है या जो भी स्थानीय नहीं तो मेयर बनना तय। अब भुवन जी बैठ के मूंगफलियां थोड़ना छिलेंगे सर, वो सत्यनारायण की कथा थोड़ना करेंगे। हम कैसे तय कर ले कि भैया अगर जिसको बीजेपी की टिकट मिल गई वो मेयर बनेगा? तो कह तो रहे ये टेंडेंसी बताती है और इसकी जो अभी तक की जो इसका स्वभाव है, जिस तरह से इसको स्थापित जाता है। ठीक, भुवन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। भुवन जी जल्दी से, फिर कृष्ण जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल ये कहता है कि 17 के 17 मेयर हमारा जीतना जिसको हम टिकट दे वो जीत के आएगा, तो निश्चित तौर पे सत्ता का अहंकार हो सकता है। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और ये जनता जनार्दन है। क्योंकि पिछले आप देख रहे हैं कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का वहां पर असफलता रहा। लोग स्मार्ट सिटी ढूंढने का काम कर रहे हैं और सारी जनता जो है टॉर्च लेके घर से निकल चुकी है, स्मार्ट सिटी नहीं मिल पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो कूड़े का ढेर है वो बताने को काफी है कि कैसा काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, जबकि एनजीटी की गाइडलाइन है कि धुएं से प्रदूषण ना हो, नेशनल ग्रीन टर्मिनल इनका मानना है, लेकिन फिर भी काम नहीं होने का काम करा। एक बारिश इनकी पोल खोलने का काम करती है, पूरी जो शहर होता है वो जल भराव की स्थिति में आ जाता है। ऐसा लगता है कि शहर नदी के ऊपर बना हुआ है। जब इतना कोहराम है तो बीजेपी के घर के बाहर जो है टिकट मांगने वालों की लाइन क्यों लगी है? देखिए मैं कहना चाहूँ जो दल राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो निश्चित तौर पे ये होता है। नहीं वो लाइन आपसे ज्यादा है, वो ये बात तो मानते हो ना आप? नहीं ये गलत है। अच्छा ये गलत है आपके मतलब प्रत्याशी? हाँ, हर घर प्रत्याशी आपके। हमारे यहाँ प्रत्याशी ज्यादा होने का कारण एक है क्योंकि इस बार हम जीते हुए। अच्छा बीजेपी से ज्यादा प्रत्याशी आपके यहाँ? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हम जीते हुए मनोबल के साथ जा रहे हैं, ये लोग हारे हुए मनोबल के साथ मैदान में जा रहे हैं। जहां पर हम लोग मैनपुरी में 1 लाख वोट से जीते थे, 3 लाख से जीते, कृष्णमोहन पांडे जी जीतने का काम करा। कृष्णमोहन पांडे जी जी सुन रहे हैं आप? भुवन जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम तो जीते हुए मनोबल के साथ जा रहे हैं, हारे हुए के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, भुवन जी का दोष नहीं है। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के व्यवस्थाओं के अनुरूप इनको बातें करनी है, उनका दोष नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मिले मुलायम कांशीराम हवा मिल गए जैसे। इस देश के इतने बड़े जनमानस का, इतने बड़े आबादी का एक बहुत बड़ा जनमानस है, हिंदू जनमानस का को अपमान करने का काम करते हैं उस समय जब देश की जनभावनाएं भगवान के नाम से जुड़ी हुई हो, जब देश की व्यवस्थाएं एक आस्था के साथ जुड़ी हुई, उसको हवा में ये लोग उड़ा देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो एक राजनीतिक दल है, इसका क्या है? जो भगवान श्री राम को हवा में उड़ा देते हैं
नहीं तो यहाँ पर भी क्या वही होगा क्या? नहीं, ये मसला तो नगर निगम चुनाव का है ना, निकाय चुनाव का है। मैं इसमें भी वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि जो भगवान से नाम को हमें देते हो उनको राजनीतिक दल की क्या विकास, भारतीय जनता पार्टी क्या विकास, परंतु इसका परिणाम इस देश की जनता, इस नगर निगम की जनता, इन लोगों ने जिस तरह से पूर्व सत्ता में आप थे 17 तक जिस तरह से अपराध भ्रष्टाचार नगर निगमों में निकायों में ओके नहीं, लेकिन भुवन जी कह रहे हैं कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे कुछ नहीं बोलूंगा। ना बाबा ना, चुप हो जाओ, बस वो बयान मत बोल दोहराओ। नहीं, ये बोले ना बोले, जनता बोलेगी। हाँ। जनता इसका जवाब देगी। लेकिन भुवन जी नहीं बोलना चाह रहे, आप क्यों बुलवा रहे हो उनसे? इस दल से, इस देश से वो लोग जाएंगे जो अपराध भ्रष्टाचार एक धर्म विशेष के प्रति स्नेहता उत्पन्न करते हैं, उसका खामियाजा इस जनता ने इनको। ओके भुवन जी जवाब दीजिए प्लीज। 22 में दिया। भुवन जी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मंच से इस तरह के नारे देंगे तो चुनाव में ये नारे गूंजेंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान मैं ना करूं चैनल पर आकर, मुझे लगता है फिर मैं विपक्ष का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जब जब किसानों की हत्या की बात आती है तो हमें कोई आतंकवादी की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई अपराधी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गृह राज्य मंत्री का बेटा ही काफी है किसानों की हत्या के लिए। वो निकल जाता है अपनी थार को लेकर और थार की डाल से किसानों की हत्या करने। अच्छा, वो बांटते हैं जो देने का काम किया, जिसने बिजली फ्री देने का काम किया, जिसने किसानों के गन्ना मूल्य वृद्धि करने का काम किया, जिसने 10 वर्षों से बकाया गन्ना मूल्य को देने का काम किया, किसानों के लिए काम करने वालों के प्रति इस तरह की सहानुभूति देखकर बड़ा ही आनंदित मन होता है कि कम से कम आपकी मूल्यता में किसान तो आया, आपकी जनता में गरीब तो आया, आपकी जनता में दलित शोषित वंचित तो आया। जब एक अंतिम व्यक्ति अपने पदम प्रसाद व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अपने साथना काल से लेकर और आज तक जो सत्ता में उनसे काम करने के कर रहे होता है, तो जो आपकी मन में रिएज की जाती है तो शुभ संकेतक है। आप आएंगे लोग के भारतीय जनता पार्टी की एक पीठ पर फेरेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दलितों की पार्टी है। आपकी पिच पर आएंगे मतलब मैं समझा नहीं कृष्ण मोहन जी, आपकी पिच पर आएंगे मतलब? हम भारतीय जनता पार्टी गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक। अच्छा, मुझे कुछ और लगा, आपने कहा कि हमारी पिच पर आकर खेलना पड़ेगा, मुझे कुछ और गलतफहमी हो गई थी। यदि आपको सत्ता में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं। ओके, जल्दी से भुवन जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर चलेंगे जी आपके पास। गरीब कल्याण की सेवा करनी पड़ेगी। भुवन जी प्लीज जल्दी से। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पहला मैंने गियर स्टार्ट भी नहीं करा, ये आवेग में आ गए, राजनीति में आवेग में नहीं आया था। अब मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, अब सुन लो, अभी मेरा स्टार्टिंग गियर लगा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसान आंदोलन में किसान आता है, योगी सरकार फर्जी मुकदमे लगाने का काम करती है। और आपको बताना चाहता हूँ, आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रयागराज में दंदन बम गोले की जगह गोले फेंके जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है। और आपका मैं महिला सुरक्षा बताना चाहता हूँ, आपने कानपुर में माँ और बेटी को वहां पर हत्या करने का काम योगी सरकार ने करा और आप जैसे प्रवक्ताओं ने करा। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हाथरस की जो बेटी है, दलित बेटी है, उसकी हत्या करने का काम करा। आपने गोरखपुर में व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या करने का काम करा। आपने जल्दी से कृष्ण मोहन जी करने का काम उत्तर प्रदेश में करा। ये भारतीय जनता पार्टी की अगर उपलब्धि मैं बताने लगूंगा, अभी तो यहाँ पर गेर पहला शुरू हुआ। अच्छा भुवन जी थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। ये जो गेर आप लगा रहे हैं, ये पहली गेयर है या दूसरी गेयर है, तीसरी या चौथी में उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये गेयर आपने फुल रेस एक्सीलेटर पर पैर रखा था 2022 में इन्हीं मुद्दों के साथ आपने कहा। और लखीमपुर में क्या हो गया, फिर क्या हुआ? देखिए मैं हाथरस में क्या हुआ? फिर ये मसला वही है ना, आप यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए थे कि नहीं गए थे? सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी की वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा, उसी की वजह से सीटें बढ़ी। अच्छा, तो फिर और सुन लीजिए चुनाव कौन जीता? सरकार। अरे चलिए लखीमपुर बताइए, लखीमपुर में कौन जीता था? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। इनके जो सर आपने कहा कि लखीमपुर में इन्होंने किया, तो मैं लखीमपुर पूछ रहा हूँ कौन जीता था चुनाव? सर मैं बता तो रहा हूँ ना, कारण तो सुनेंगे। हाँ। लखीमपुर हो, पूरा उत्तर प्रदेश हो, जो इनके अनैतिक गठबंधन है, जो इनके साइलेंट पार्टनर है, जो इनका अनैतिक गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी, AIMM, इसने चुनाव हराने का काम करा उत्तर प्रदेश में हमको। अनैतिक गठबंधन? तो फिर वो क्या नैतिक था जो राजवर जी के साथ आप थे या बहन जी के साथ आप थे?
वो क्या था? वो पवित्र गठबंधन था। हुआ था गठबंधन, आप बताइए मुझे, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए वो गठबंधन क्या खुलेआम हुआ था या कैसे हुआ था? ये तो चोरी का गठबंधन। अरे चोरी का गठबंधन है, मतलब पर्दे के पीछे का। ओके ये ओके सरकार जो चला रहे चोरी की सरकार है। ओके, चोरी का गठबंधन है। कृष्ण मोहन जी प्लीज जल्दी से। हमारे समाजवादी मित्र कह रहे थे कि महिलाओं पे बहुत अत्याचार हुआ। साहब अपना डाटा लेकर 12 से 17 का बैठिए, एनसीआरबी पेपर लेके बैठिए। सर्वाधिक महिला अपराध, महिलाओं के प्रति हत्या, बलात्कार और लूट के महिलाओं पे यदि किसी ने हुए तो वो समाजवादी सरकार में एनसीआरबी कराता है। ये गुलाटी का कराता नहीं है, सर्वाधिक महिला अपराध की सरकार में हुआ। और आप व्यापारियों की लूट की अच्छा बात कृष्ण करते मोहन हैं। जी अभी छोड़िए सर उस बातों को। अच्छा ये एक लाइव में कमेंट आया, सवाल ले लीजिए सवाल। अच्छा एक बात ये लाइव में कमेंट आया, वो पूछ रहे हैं कि अतीक चुनाव जिता देगा इस बार बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी के भरोसे है क्या? भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के कलेजे पर बुलडोजर लगाने का काम करती है। और ऐसे कोई भी अपराधी, शैलेंद्र जी। वो अतीक हो, मुख्तार हो या कोई भी, उनके कलेजे पर मुंडेदर चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अपराध को छोड़ना होगा या हाँ, अपराधी ठीक को सर, ठीक वो प्रयागराज वालों को भी पकड़िए जो बम फेंक रहे थे, है ना, पकड़िए उनको, अच्छी बात है। एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे शैलेंद्र जी, ये खबरें ये भी आ रही है कि भैया टिकट कटेगा, लेकिन टिकट कटने के साथ साथ खबरें ये भी हैं कि जैसे लखनऊ का मसला है, मेयर का टिकट राजनाथ सिंह फैसला लेंगे। अब कितना दम है ये मालूम नहीं इन खबरों में। अब पार्षदों के टिकट दिनेश शर्मा तय करेंगे। गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री जी की दिलचस्पी है, वहां पर वो फैसला लेंगे। वाराणसी पर फैसला दिल्ली से होगा और मुरादाबाद में भूपेंद्र चौधरी फैसला लेंगे। क्या वाकई में लग रहा है आपको कि मतलब जहां जहां जो मजबूत है, जो जानता है कि भैया मेरा कार्यकर्ता कहां मजबूत है, तो फैसला उसी पर छोड़ दिया, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, यही होता भी है। जहाँ पर जिसका वर्चस्व है वही तो ये बताएगा कि यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो चुनाव जीत सकता है या किसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आगे की जो चुनाव है उसके लिए हम तैयारी कर सकें। तो ऐसे में इस तरह से हमेशा होता है, हर पार्टियां इसी तरीके से करती हैं। किसी का कुछ मामला ओपन रहता है, किसी का ढका छिपा रहता है। कई बार ये होता है कि जहाँ पर लॉबिंग चल रही होती है वहाँ बहुत ओपनली ये बात नहीं रखी जाती है, ताकि दूसरा पक्ष जो है वो नाराज होकर के भीतर घात न करने लग जाए। इसलिए कई बार ये भी होता है कि ऐसे लोगों को सामने रखिए कि ये तय करेंगे जिनसे कोई टक्कर ही दे दे। जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, अब यूपी में कौन को टक्कर देने की बात करेगा? यही जो है लखनऊ से, तो ठीक है भाई, उनके नाम पर सबकी सहमति हो गई। बाकी तय तो अन्य लोग करेंगे। जैसे दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री रहे, इतने अर्से तो नगर निकाय का ही सब चीज देखते रहे, उसी वही से उनका प्रादुर्भाव हुआ एक तरह से। तो जितना अच्छा वो जानते हैं लोगों को, उतना सब नहीं जानेगा। ये अलग बात है कि दिनेश शर्मा जी कंटिन्यू नहीं किए, उसके पीछे भी एक नई लॉजिक है, और भी लॉजिक है। अभी मेरी मुलाकात हुई थी तो शायद आगे जो 2024 का चुनाव है उसके लिए ये लोग रखे गए हैं कि आपको ये करना है, इसलिए इनको इस तरह के धमका दी जा रही है। अब बहन जी का जो स्टैंड दिखाई दे रहा है आपको, मायावती जी का, क्या लगता है आपको कि किसे फायदा किसे नुकसान? क्योंकि कांशीराम जी एक बात जानते थे कि भैया चुनाव जीते नहीं लेकिन हराने का मादा जरूर है ना? अभी यही बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि इनको उनके अनैतिक गठबंधन में आना है। वैसे ये शब्द ठीक नहीं, अनैतिक नहीं कुछ होता। गठबंधन तो गठबंधन, राजनीति से कहीं ये नहीं कहा है कि आप खुलेआम सारे गठबंधन करेंगे। वो तो एक उनके आपस की बातें हैं कि उनका जिसको मनोबल। भूपा जी जल्दी से प्लीज, वक्त कम है, फिर फाइनल कमेंट कहना चाहता हूं, जो चुनाव से पहले विधिवत रूप से घोषणा करके गठबंधन करा जाता है उसे नैतिक गठबंधन कहते हैं, और केवल विपक्ष हराने के लिए पर्दे के पीछे से गठबंधन किया जाता है उसे अनैतिक गठबंधन से किया जाता है। हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में आज ही कल ही हमारा पदार्पण नहीं हुआ, 28 साल से हम सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन जी रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इसलिए राजनीति नहीं आती तो सब कुछ अनैतिक हो गया। राजनीति में मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, इन लोगों का गठबंधन ना पूरा आपकी स्वीकारता हो ना हो, लेकिन हो चुकी है कि माननीय मायावती जी, बहन जी, चुनाव जो लड़ा रही है वो केवल भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रहे हैं, और जो हैदराबाद के नवाब आते हैं वो भी इनको लड़ा रहे हैं। ये प्रदेश में मैसेज है। अच्छा, तो यहाँ अब ओवैसी नहीं आ रहे ना? अभी नहीं आ रहे, वो तो 5 साल में आते हैं ना। अच्छा, उनके 27 में ड्यूटी लगेगी। तो राजभर जी भी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो फिर इसे नैतिक मानेंगे अनैतिक?
राजभर जी तो अभी अपना ठिया ढूंढ रहे हैं, कहाँ से हमें मिलेगी, क्योंकि दोनों ठिया देख चुके हैं, भाजपा का भी सपा का भी। उन्हें तो नया घर की तलाश होती है, और उनके बारे में तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि सुबह वो कहा, दोपहर में कहा, रात को कहा। अच्छा, तो वो जो स्वामी जी है उनके बारे में भी तो कुछ ऐसा ही कहा जाता है। देखिए, अब मैं इतना जरूर कहता हूं, वो बड़े नेता है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं केवल माननीय अखिलेश यादव जी की जो लाइन है उस पर चलने का काम करता हूं। मैं साधारण कार्यकर्ता हूं। नहीं, वो इतने बड़े नेता है कि अपनी सीट भी नहीं बचा पाते और मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपको याद होगा, आ रहा होगा मुख्यमंत्री जी का सरायू में कैसे उनका हुआ, कई लाख। नहीं, जब वो कूद कर बयान दे रहे थे तब ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि भैया आपने मुख्यमंत्री बनाया, अपने चुनाव नहीं जीत पाए आप। नहीं, मैं आपको वही तो याद दिला रहा हूँ। आप शायद एक तरफ की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य जी भी तो करोड़ों से जीते, लाखों से नहीं, करोड़ों से जीत के आए। सर, नारा किसने लगाया था? आप नारा लगा सकते हैं, आप नारा लगा सकते हैं। मिले मुलायम काशीराम, बोलिए, नारा लगा सकते हैं आप? जो मंच पे वो नारा लगा रहे थे कूद कर, आप लगा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री भी तो किस तरह के बयान देते हैं इनके। सर, आप दे दीजिए ना, अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है स्वामी जी का बयान तो दे दीजिए मंच। देखिए, मैं आपको मंच दे रहा हूँ, दीजिए बयान। सरायू की जनता ने उनको पैदल कर दिया। सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा था स्वामी जी का बयान तो दीजिए मंच, मैं दे रहा हूं आपको, दीजिए। देखिए, हमारा जो काम है वो काम करते हैं, हमारा काम है पार्टी का पक्ष रखना, वो करेंगे हम। हाँ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अंतरिक्ष से छोड़ना है सर, आपकी पार्टी के नेता। तो वो नारे लगाए, उनका विषय होगा, मेरा। अच्छा, उनका विषय है, हमारा कोई नहीं। ओके, फाइनल कमेंट कृष्ण मोहन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, दल व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, और हम 365 दिन 24 घंटा चुनाव में काम करते हैं। 5 वर्षों में खबरें ये भी हैं कि कई विधायक अपनी पत्नी को मेयर बनता हुआ देखना चाहते हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। टिकट मिलेगा क्या? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि चर्चा ये है, कई विधायक अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं मेयर की। देखिए, टिकट मांगना हर भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता का अधिकार है, परंतु टिकट किसको मिलेगा ये संगठन तय नहीं, करेगा। आपने सर, आपके यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, इसलिए पूछ रहा हूं सर। बिल्कुल, एक टिकट एक परिवार। मैं फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय टिकट मांगना भारतीय जनता पार्टी के छोटे सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, टिकट मांग सकते हैं कोई, मैं उसे ये नहीं कह रहा कि संवैधानिक नहीं है या फिर आपकी पार्टी संगठन के खिलाफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा है ना परिवारवाद नहीं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं मिलेगा ना टिकट? बिल्कुल नहीं, परिवार के नाम से किसी को भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट। ओके, थैंक यू। कार्यकर्ता ने 5 वर्ष तक काम किया है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल शुक्रिया, धन्यवाद कृष्ण मोहन जी। आप देखते हैं किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं मिलता, और फिर उसमें परिवारवाद है या फिर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार तारीखों का ऐलान होने के बाद मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। हर दल अपने नजरिए से तैयारी कर रहा है, लेकिन दांव किसका कितना मजबूत होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।